हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। और आज इस क्लास को देख करके बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि सर राहुल सर क्यों नहीं ले रहे हैं, राहुल सर नहीं लेंगे क्या, मैं ही कंटिन्यू करूंगा रोज? नहीं। मैं ऐसी गुस्ताखी नहीं कर सकता। जो आपको जो टीचर दिए हैं वही टीचर रहेंगे डेली। आज राहुल सर की तबीयत, पिताजी की तबीयत खराब है, वो हॉस्पिटलाइज है। तो आप भी दुआ कीजिए कि वो भी जल्दी से सही हो जाए। और कल से वही कंटिन्यू करेंगे। मतलब मैंने इसलिए किया कि उन्होंने बोल दिया था सर क्लास ऑफ करवा दीजिए। मैंने सोचा कि नहीं, यूपी पुलिस के बच्चे हैं, 1 घंटा अगर उनका मैथ्स का कम होगा तो थोड़ा सा फर्क पड़ेगा बच्चों पे। तो मैं फ्री था, यानी मैंने खुद को फ्री किया और मैंने ये क्लास आपके लिए लगा ली है बच्चों, सिर्फ आज के लिए। ठीक है। लेकिन मैंने क्वेश्चंस अपने तैयार किए हैं ताकि मैं बच्चों को, मैंने पूरे प्रीवियस ईयर देख दाख करके, वैसे तो मैं टच में था ही उस टाइम से, 2018 से पढ़ा ही रहा हूँ बच्चों को। सारे क्वेश्चंस मेरे टिप्स पे थे, फिर भी मैंने अब देख करके और मैंने उस हिसाब से एक सेट तैयार किया है 20 क्वेश्चन का आपका। ठीक है। 1 घंटे में जितने हो पाएंगे, 18 हो 20 हो, मैं उतने आपको करवा दूंगा। बाकी मैं लाया 20 हूँ। तो बच्चे, हाँ बिल्कुल। और ये क्लास आपको देख करके थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जरूर आएगा। और मुझे लगता है कि बच्चे, मैथ्स जो है जब आप यूपी पुलिस के लिए मैथ्स पढ़ रहे हैं तो आपकी किसी एसएससी या किसी से कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि यूपी पुलिस का मैथ्स, अगर मैं बोलूं कि भाई अगर वहाँ 18 क्वेश्चन आते हैं या 20 क्वेश्चन आते हैं तो आपको 3 क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो थोड़े से परेशान करने वाले हों या थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़े। वरना 15 क्वेश्चन हर बच्चा कर जाएगा, एकदम नॉर्मल होते हैं। ठीक है, एकदम नॉर्मल, कोई घुमाव फिराव भी नहीं होता, सीधा सीधा जो बुक्स में फेमस क्वेश्चंस रहे हैं वो उठा के दे दिए जाते हैं। और कुछ तो कैलकुलेशंस वाले ही सवाल होते हैं जो सीधे सीधे आपसे पूछ लिए जाते हैं। हालांकि जो राहुल सर प्रैक्टिस सेट्स करा रहे हैं या मैं भी जो लेके आया हूँ, वो अगर मैं 2018 से कंपैरिजन करूं तो उससे तो थोड़ा हमें मुश्किल रखना ही पड़ेगा, क्योंकि लेवल ही इतना बढ़ गया है बच्चों का। और वो एग्जामिनर को भी पता है कि भाई थोड़ा सा लेवल अब तो रखना ही पड़ेगा। फॉर्म वगैरह की संख्या मैंने आपको आज आइडिया दे दिया है कि 35 से 40 लाख के बीच जरूर करेक्ट फॉर्म होंगे, ऐसा उम्मीद कर रहे हैं। हालांकि जो भर्ती बोर्ड था वो 30-31 लाख फॉर्म तक एक्सपेक्ट कर रहा था, पर मुझे ऐसा लगता है, हालांकि आंकड़े अभी आए नहीं है वहां से, 35 लाख से ज्यादा करेक्ट फॉर्म भरे जा चुके हैं, 35 से ज्यादा। तो कंपटीशन बड़ा है, 60,000 भर्तियां भले ही हों, लेकिन 35 लाख से ज्यादा फॉर्म भी हैं। तो आपको पढ़ना तो बेहतरीन तरीके से पड़ेगा ही, और ये सोच कर पढ़ना है कि इसके लिए बहुत इंतजार किया है। और यही वो दिन है, 18 फरवरी ही वो दिन है जिसके लिए मम्मी पापा हमारे जीते हैं। और वो हमें भी उस दिन वो अवसर मिलता है कि हम भी ये साबित कर सकें कि उन्होंने जो हम पे अपना पढ़ाई का, हमारी पढ़ाई का खर्चा किया है, वो हमने जाया नहीं जाने दिया। वो हम पे गर्व कर सके, या हम उनको अपने ऊपर गर्व करवा सके कि हम उनके बेटे हैं, तो वही दिन है हमारे पास भी। उस दिन के लिए बच्चे मेहनत कर दीजिए। और आप सोचिए, अब से सिर्फ 1 महीना ही तो पढ़ना है आपको। 1 महीने के बाद जिंदगी वैसी ही तो है जैसी आप छोड़ करके रहोगे। 1 महीने अपने आप को अलग कर दीजिए, बिल्कुल जितना हो सके लगा दीजिए जान। मैं मानता हूं कि आप अब भी बहुत जान लगा रहे होंगे अपनी पढ़ाई में, लेकिन और थोड़ा सा लगाव कर दीजिए इस लाइफ से। सब कुछ भूल जाइए, क्योंकि जो आप जहां से जिंदगी को छोड़ोगे वहां से फिर जी लेना 1 महीने बाद। क्योंकि बच्चों, इसमें सब कुछ एग्जाम है, दौड़ वौड़ कुछ नहीं, सब मार देते हैं भाई इसकी। और वैसे भी उसके लिए टाइम मिल जाना है, मेन है इसका एग्जाम। इसके लिए हम जो भी कुछ कर सकते हैं करेंगे। ठीक है बच्चों, तो अब मैं शुरुआत कर देता हूं आज के प्रैक्टिस सेट की। आपके 4-5 मिनट मैंने जरूर ले लिए हैं, और बच्चे बातें भी जरूरी हैं आपसे, ताकि आपको थोड़ा सा जोश आ सके पढ़ने के लिए। बच्चे, एक क्वेश्चन है कि जैसे निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, होल स्क्वायर नहीं है। तो अगर इतनी बड़ी बड़ी संख्याएं आए तो हम अंडर रूट लेकर के तो चेक नहीं करेंगे सबका। तो जाहिर सी बात है, यहां दिमाग में आना चाहिए भाई कोई तो तरीका होता होगा इसको ऐसे देखने का जो पूर्ण वर्ग नहीं है।
तो बच्चे आप ये सोचिए, आप कोई भी दुनिया की संख्या उठा लो, कितनी भी बड़ी। मैंने उठा लिया 563, कोई कहने जी 4592, इसका स्क्वायर देखना है हमें। कोई कहना जी 976, मुझे तो इसका स्क्वायर देखना है। बच्चे चाहे आप इनका स्क्वायर देख रहे हो, किसी का भी, कितनी भी बड़ी संख्या ले लो, लास्ट में जो अंक आएंगे वो सब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक ही तो आएंगे। इससे अलग कोई आ सकता है लास्ट का अंक? सर यही आएंगे, यही आएंगे ना। तो 0 से, अब भैया लास्ट में जैसे 563 का स्क्वायर देखना है, तो मुझे पता है इसमें इकाई का अंक क्या आएगा, 9 आएगा कि नहीं? 563 गुणा 563 करूंगा तो लास्ट का अंक तो 9 आएगा ना। तो आप 0 से 1 तक का सबका स्क्वायर कर दीजिए, जो अंक यहां तक आएंगे वही किसी के स्क्वायर में आ सकते हैं, और जो इनमें नहीं आए वो किसी भी संख्या के स्क्वायर में नहीं आ सकते। तो यानी अगर मैं देखूं कि 0 का स्क्वायर में बाद में 0 आएगा, 1 का स्क्वायर में बाद में 1 आएगा, क्योंकि इन सब अंकों के बाद में यही तो अंक आने हैं ना सारे, इन्हीं का ही तो स्क्वायर होना है ना, इकाई का अंक लाने के लिए, यूनिट डिजिट लाने के लिए। तो बच्चा 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 यानी 6 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 यानी 5, 6 का स्क्वायर फिर 6 आ जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 होता है तो 9 हो गया, 8 का स्क्वायर 64 होता है तो यानी 4 हो गया, और 9 का स्क्वायर 81 है तो 1 आ जाएगा। इसके अलावा तो कोई और भाई लास्ट में अंक नहीं आ सकता ना, नहीं आ सकता ना। तो यानी ये वही अंक हैं, अगर किसी भी संख्या का स्क्वायर करूं तो ये सारे अंक आ सकते हैं, यही सारे अंक आएंगे। इनके अलावा कौन से अंक बच गए जो नहीं आ सकते किसी के भी स्क्वायर में? जो अंक बच गए ना वो किसी के स्क्वायर में आ ही नहीं सकते, दुनिया में किसी भी संख्या के स्क्वायर में। तो भाई ऐसा कौन सा अंक बचा है? जैसे मैं देखूं 2 आया है कहीं, किसी के भी स्क्वायर में नहीं। तो आप कहो सर ऐसा 3 भी बच रहा है। और बताओ बच्चों ऐसा कौन? 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, 7 भी बच रहा है, 8 भी बच रहा है, और 9 भी आ गया। तो बच्चे 4 अंक किसी भी संख्या के वर्ग में नहीं आ सकते, स्क्वायर में नहीं आ सकते। 2 3 7 8। तो ये बताओ, 1 जिसके बाद में आ रहा है तो ये तो स्क्वायर में आ सकती है ना किसी के में? हाँ आ सकती है। 6 भी आता है ना किसी के स्क्वायर में? हाँ ये भी पूर्ण वर्ग हो सकती है। 1 फिर आ रहा है तो 1 वाली फिर पूर्ण वर्ग हो सकती है। तो यहां पर हम कहेंगे 3। बच्चों कोई 7 भी होता तो भी नहीं होती पूर्ण स्क्वायर, वो ना वो 8 होता तब भी नहीं होती। तो बच्चा एक ही ऑप्शन है हमारा डी। क्लियर है सबको? बहुत बढ़िया। राहुल सर आज नहीं है, कल से वही कंटिन्यू करेंगे इस प्रैक्टिस सेट को। हालांकि कल तो कल का मैं गारंटी नहीं देता, पर परसों से करेंगे, है ना। कल नवीन सर की भी छुट्टी है, कल नवीन सर ने बता भी दिया होगा किस लिए है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा नहीं तो उनकी क्लास में पूछ लेना कल किस लिए छुट्टी है। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन एक अपरिमेय संख्या है? कौन सी एक अपरिमेय संख्या है? बच्चों अपरिमेय आपको पता होना चाहिए, इसको हम इर्रेशनल बोलते हैं। ये इर्रेशनल क्या है? क्या है इर्रेशनल? थोड़ा सा दिमाग लगाओ बच्चों। इर्रेशनल बच्चों सीधा सीधा बस एक याद रखना कि जो पाई अगर लिख दे तो ये भी इर्रेशनल है। ये क्या है? इर्रेशनल है। और बच्चों अगर 22/7 लिखे, आपके पाई की वैल्यू होती है 22/7। बच्चों ये अप्रोक्सीमेट है, करेक्ट नहीं है। 22/7 है ये वैल्यू भी बच्चों, इसको हम परिमेय कहते हैं, अर्थात ये रेशनल है। जो भी संख्या P/Q के फॉर्मेट में लिखी जा सके, अर्थात बटे में लिखी जा सके, वो सब रेशनल है। और जो P/Q के फॉर्मेट में नहीं लिखी जा सकती वो इरेशनल है। आपके सर ऐसे 1.369 क्या ये रेशनल है इरेशनल? मैं कहूंगा ये भी लिखी जा सकती है। तो सर ये तो रेशनल हो गई फिर तो, क्योंकि P/Q का क्या मतलब है? अंश और हर। सर 1369/1000 लिख सकते हैं। तो पॉइंट वाली संख्या भी रेशनल हो सकती है। पॉइंट हटाओ, उनका बटे लगा दो, 0 लगा के, आपको इतना पता ही है। तो फिर इरेशनल के लिए बचा क्या? इरेशनल के लिए सबसे पहले याद रखो, इरेशनल पाई को कहते हैं।
दूसरा और बता दूं इरेशनल। और बच्चों यूपी पुलिस का आया हुआ क्वेश्चन है ये, और पूछती है यूपी पुलिस इसको भर भर के, रेशनल इरेशनल को, बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है उनका। मैं डाउट क्लियर कर दूंगा आपका रेशनल इरेशनल का। रेशनल जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखे जा सके सर, जैसे 10/3 है। बहुत सारे बच्चे कहते होंगे सर 3.33333 एंडलेस है, एंडलेस है ना, ये तो चलता ही रहेगा, तो ये रेशनल हो गया। नहीं, ये अब भी रेशनल है। तो जो एंडलेस होगा तब भी रेशनल है, हाँ रेशनल है। फिर रेशनल के लिए बचा क्या? इरेशनल के लिए बता दूं, एक तो याद रखना पाई, हमेशा पाई अगर लिखा मिले तो इरेशनल होगा। दूसरा और बता रहा हूं इरेशनल के लिए और क्या होता है। इरेशनल के लिए बच्चा जितने भी रूट की वैल्यू है, जैसे आप रूट टू का फुल वैल्यू निकालोगे 1.414, ये बदलती ही रहेगी, रिपीट नहीं होगी कहीं भी, बार नहीं लगा सकते आप इसमें कहीं भी। रूट 2 जिसका अंडर रूट पूरा ना निकाला जा सके वो सब इरेशनल है, ये सब इरेशनल है। रूट 3, रूट 4 सर 4, वो तो 2 आ जाएगा, तो मैं कहूंगा रूट 4 इरेशनल है? मैंने कहूंगा नहीं, क्योंकि रूट 4 तो 2 है, और 2 को तो हम रेशनल कह देंगे क्योंकि 2/1 लिख सकते हैं, अब भी तो 2 ही है वो, तो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख गया 2 भी। अब बच्चों आगे अगर मैं बोलूं कि रूट 5 इसका रूट वैल्यू निकाल दोगे, नहीं, तो ये भी इरेशनल है। रूट 6 का निकाल सकते हो, नहीं, तो ये भी इरेशनल है। रूट 7 निकाल सकते हो, नहीं, तो ये भी इरेशनल है। रूट 8 निकाल सकते हो, आपको इसको 2√2 लिख सकते हैं, बेटा तब भी तो रूट ही रहा, रूट तो तब भी रहा ना, तो ये भी इरेशनल है। आपको रूट 9 ले सकते हैं, रूट 9 तो बच्चा 3 होता है, इसलिए रूट 9 इरेशनल नहीं है, तो रेशनल हो जाएगा। तो अब आपको समझ में आ गया ना, रूट 16 भी रेशनल में आ जाएगा क्योंकि वो 4 होता है। बाकी रूट 15, रूट 14, रूट 13, रूट 12 सब इरेशनल होंगे। अब आप इसको समझिए, ये सवाल कैसा दिया है, दोनों के ऊपर रूट है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 12/3, क्योंकि अब भी तो रूट 12/√3 ही है, एक साथ कर सकते हो इनको, लड़ाई नहीं है इनकी कोई ऐसी। तो ये रूट 4 बचा, और रूट 4 तो बच्चा मैंने रेशनल बोला है क्योंकि ये तो 2 होता है। अब इसको भी ऐसे ही सोचो, सर ये रूट 4/25 है, एक रूट में लूं तो रूट 4 का 2 और रूट 25 का 5, तो ये पी अपॉन क्यू में आ गया, तो ये भी रेशनल हो गया, रेशनल हो गया ना। अब अगर मैं इसको देखूं तो ये आएगा सर रूट 20/4, 4×5 = 20, तो क्या रहा ये फाइनली रूट 5। रूट 5 क्या है सर? इरेशनल है, तो ये हमारा आंसर हो गया। ये दिखाओ ये क्यों नहीं है, तो भैया देखो ये 63/28 है कि नहीं है? इसको अगर मैं 7 से काट दूं तो 7 नाम 63, 7 चौक 28, इतना दिमाग तो लगाना पड़ेगा। अब 9 का 3 और 4 का 2, इसलिए ये क्या हो गया? पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख गया, तो ये भी रेशनल है, ये भी बच्चों क्या है? रेशनल है। तो हम क्या कह देंगे कि भैया ये भी रेशनल हो गया, तो हमें इरेशनल ढूंढना था, हमने ढूंढ लिया बहुत आराम से। बच्चों कितना कितना आसान है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं कि ये बच्चे क्या है, बार वाले सवाल बोलते हैं इनको, इनकी वैल्यू बताओ। बच्चों बार वाले सवालों को अगर मैं आपसे बोलूं कि जैसे कोई आपके सामने 1.32 लिखा हुआ है, इसकी एक ट्रिक बता रहा हूं बच्चों, ट्रिक। अब तरीका बताने का समय नहीं है क्योंकि मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, ये आपको प्रैक्टिस सेट करा रहा हूं, फिर टाइम से हो नहीं पाएगा बच्चों। 132 पूरा लिखिए, 132 माइनस बार से पहला ये अंश आता है, ऊपर की संख्या बटे हर, यानी ये न्यू पूछना चाहता है कि अगर कोई ऐसी संख्या दी हो तो ये कितने में कितने का भाग दिया होगा। तो अंश तो ये आ गया 131 आएगा, 131 में भाग दिया गया होगा कितने का? जितनी संख्याओं के ऊपर बार हो उतने 9 बना दी। सर दो अंकों के ऊपर बार है तो 2 9 बना दिए, 3 के ऊपर होता तो 3 9 बना देता। तो बच्चा क्या आ गया फिर सर? 131/99। तो इस सवाल का आंसर क्या हो गया? ये रहा। तो बार वाले सवाल भी क्या हो जाते हैं कई बार? रेशनल ही रहेंगे, क्योंकि बार वालों को तो इस फॉर्मेट में लिखा ही जा सकता। तो कई बार बार वाले भी देता है रेशनल है या इरेशनल है, बार वाले तो सभी पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखे ही जा सकते।
ठीक है बच्चों, अब मैं यहाँ पर एक सवाल करवा रहा हूं आपको ये वाला, कि अब बहुत सारे बच्चे सोचते होंगे सर इनको जोड़ दीजिए, उत्तर लिख दीजिए। नहीं, इनको जोड़ा कैसे जाएगा? P अपॉन Q के फॉर्म में बना के। 18 बार से पहले 18 माइनस 0 माइनस कर किया जाता है, पूरा अंक लिखो 18, जितना भी है, पॉइंट भूल जाओ, बार भूल जाओ। 18 माइनस बार से पहला क्या है? 0, अपॉन कितने अंकों के ऊपर बार है सर? 99, 2 अंकों के आगे प्लस है, तो ये भी क्या हो जाएगा? 23 माइनस 0 बटे 99। आगे क्या हो जाएगा? 37 माइनस 0 बटे 99। क्लियर है? अब बच्चों सबके नीचे 99 है, ऊपर तो 0 घट रही है तो कुछ घट ही नहीं रहा, तो 99 एलसीएम वो आ जाएगा सबका, तो ऊपर 18 बचेगा, 23 बचेगा और 37 बचेगा। इन दोनों को जोड़ दूंगा 60 और 18 78। 78 में अगर 99 का भाग दूंगा तो क्या आएगा बच्चों? 99 का अगर मैं 78 में भाग दूंगा तो क्या आएगा बच्चों? तो ये यही आ रहा होगा मेरे ख्याल से 0.78 दोनों के ऊपर बार, यही आ जाएगा। ये कैसे पता लगा? ये कैसे पता लगा मैं बता देता हूं बच्चों। 99 का जब मैं भाग दे रहा हूँ ना किसमें? 78 में, तो बार कैसे आता है वो दिखाना चाह रहा हूं। तो 99 का भाग जा नहीं रहा तो पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लेते हैं। फिर यहां पर जाएगा ये 7 बार, 8 बार जा नहीं पाएगा क्योंकि ये थोड़ा ज्यादा हो जाएगा इससे, तो 7 टाइम्स, और 7 टाइम्स क्योंकि 100 होते 700, 7 कम रह जाएंगे, तो ये कितनी बार जाएगा? 7 नाम 63, 7 नाम 63 और 693 बार। ठीक है, अब बचेगा कितना सर? ये कितना बचेगा बेटा? ये बचेगा 87। 10 में से 3 गया 7, 10 में से 3 गया 7, यहां बचेगा बच्चों कितना? यहां होगा 17 में से 9 गए 8, 87, और ये पॉइंट लगा हुआ है 0, फिर बढ़ा सकता हूं, फिर यहां 8 आ जाएगा, फिर मैं 8 टाइम्स इसमें भाग दूंगा तो ये आ जाएगा 792। अब मैं इसको फिर घटाऊंगा, 10 में से 2 गया 8, यहां बचेगा बच्चा 16 में से 9 गया 7, 78। तो सेम वही सिचुएशन, फिर से 780 आ जाएगा, फिर से 0.78, बिल्कुल ऐसा ही चलता रहेगा। 78 की पॉइंट तो पहले ही लग गया, अब बार बार 78 आता ही चला जाएगा, ये भाग एंडलेस हो जाएगा। इसको हम कह देते हैं भैया बार बार आ रहा है ना ये, तो क्या बार बार रिपीट हो रहा है सर? 7 8 दोनों ही रिपीट हो रहे हैं। अगर केवल 8 8 रिपीट होता तो मैं कहता 0.7 केवल 8 के ऊपर बार, लेकिन दोनों ही रिपीट हो रहे हैं तो दोनों के ऊपर बार, तो बच्चा ये रहा, इसलिए आया ये। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ओहो बड़ा बड़ा सा सवाल दे दिया, पर बच्चा बहुत आसान है, एक बार कोशिश तो करिए। देखो कैसे, एक छड़ के 1/10 भाग को लाल रंग से, 1/20 भाग को नारंगी रंग से, उसके 1/30 भाग को पीले रंग से, 140 भाग को हरे रंग से, 150 को नीले से, 160 को काले रंग से, और जो बच गया फिर 23 भाग को, उसको वायलेट रंग से रंगा गया है। यदि वायलेट रंग से रंग भाग की लंबाई 12.08 है तो छड़ की पूरी लंबाई बताओ। तो छड़ की पूरी लंबाई 1 मान लेते हैं बच्चों, 1 कुल लंबाई, पूरी लंबाई। जब भी ऐसे केस में दिया हो तो आपको ये मान लेना है 1 है, क्योंकि 1 के ही भाग किए हैं पूरे। तो उस पूरी छड़ का 1/10 भाग लाल है, तो मैं कहूंगा 1/10 उसका रेड हो गया। ठीक है, फिर कहता है 1/20 उसका नारंगी, पूरा इंद्रधनुष बना दिया उसने, तो 1/20 नारंगी यानी ऑरेंज है। और बच्चा फिर देखूं 1/30 उसका येलो है, फिर आगे देखूं 1/40 उसका हरा है, ग्रीन, 1/50 उसका ब्लू है, और 1/60 उसका काला है। ये ब्लू ब्लू और ये ब्लैक ब्लैक। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद भी छड़ बच गई, अब शेष कितना है फिर? भाई पहले इसको निकालो, शेष पार्ट पे अभी आ रहा हूं। तो पहले तो टोटल देख लो ये कितना है, अभी बचा भाग भी है अभी, तो भाई पहले इनको जोड़ लूंगा। तो जोड़ देखो कैसे करते हैं, 1 2 3, इनका एलसीएम बता दो और 0 भूल जाओ अगर आपको इतने बड़े एलसीएम में दिक्कत होती है। तो 1 2 3 4 5 6 का बताओ सर, इनका 1 2 3 4 5 6 का तो 60 आ जाएगा,
60 कटेगा, 30 तो नहीं कटेगा क्योंकि 4 से नहीं कटता 30। 60 1 2 3 4 5 6 का तो 60 आएगा, आएगा ना। अब एक एक जीरो सबके आगे लग रही है तो एलसीएम में भी लग जाएगी। 10 से जब इसको काटूंगा तो सर 60 हो जाएगा, 20 से इसको काटूंगा तो 30 आएगा, 30 से इसको काटूंगा 20 आएगा, 40 से इसको काटूंगा 15 आएगा, 50 से इसको काटूंगा तो कितना आएगा बच्चा, 12 आएगा, और 60 से काटूंगा तो 10 आएगा। टोटल कितना हो गया, 60 10 30 90, 90 और 20 110, 110 और 15 110, 125, 125 और 12 सर 125 और 12 137, 137 और 10 147 बटे 160। ये हुआ वो भाग जो उसका ऑलरेडी रंगा हुआ है। अब शेष कैसे निकालते हैं, तो शेष कैसे निकालूंगा, तो शेष के लिए बच्चा मुझे करना पड़ेगा 1 माइनस 147 अपॉन 160। 160 एकम 160, 160 नहीं सॉरी 600, 160 कहां से लिख दिया मैंने, 600। 1 माइनस 147 अपॉन 600, जब मैं 600 में से इसको माइनस कर रहा हूंगा बच्चों तो ये बचेगा 453 अपॉन 600। ये 453 अपॉन 600 ये शेष है। तो वो बोल रहा है कि शेष भाग तो वॉयलेट है और वॉयलेट की लंबाई इतनी है तो इसकी लंबाई ये रही, तो पूरे भाग की 600 भाग की कितनी होगी। तो भाई क्लियर हो गया हमारा। अब ये 453 की इतनी लंबाई है तो 600 की कितनी होगी, 453 का भाग दे दो, 600 की गुणा कर दो, सिंपल। यही करना है बच्चों, यही करना है। तो भैया इसकी लंबाई है 412.08, ये वॉयलेट वाला है, ये वॉयलेट वाला कलर है शेष के लिए। अब अगर मैं पूरी की लंबाई निकालूं तो 600 की गुणा 453 का भाग हो जाएगा बच्चों, और 453 देखो 12.08 गुणा 600, और बच्चा ये है नीचे 453। अगर मैं पॉइंट हटाऊं तो 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, इससे ये पूरा पूरा कट रहा होगा बच्चों, क्या पूरा नहीं कट रहा है। तो ये कितनी बार कटेगा, चलो जितनी बार भी कटेगा, 5 4 9 3 12, 3 से काट दो ना, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, ये 3 पंजे 15, 151। अब 151 से ये कट गया 8 बार पूरा, 8 बार है ना, बिल्कुल 8 बार, 8 दूनी 16, उत्तर आ गया 16 मीटर, पूरे की लंबाई आ गई बच्चों। ये रहा, इस तरह से करना पड़ेगा। क्वेश्चन देखने में जरूर लंबा है, करने में भी थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, पर बच्चा इतना तो करना पड़ेगा, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर मैं 5वें सवाल की बात करूं तो भाई ये 3 रूट 4, 4 रूट 6, 12 रूट 245 और 6 रूट 15 में सबसे छोटा कौन सा है। चलिए बच्चे, वैसे दरअसल में ये हमारे टाइपिस्ट ने मिस्टेक कर दिया है बच्चों, ये इतना आसान नहीं है सवाल। ये बच्चा यहाँ पर ये छोटा सा है, क्योंकि जब मैंने दिया था अब मैंने वो देख नहीं पाया हूँ बाद में इसको, भैया ये 12 यहाँ है, ये छोटा सा जो होता है ये है, ये करनी वाला सवाल है, रूट का नहीं है सवाल। ये यहाँ भी ऑप्शन इस तरह के हैं, प्लीज इसको करेक्ट कर लीजिए, मैं इसको चेक नहीं कर पाया, ठीक है। ये है सवाल, अगर वैसा भी होता तो मैं बता देता, वो तो बहुत आसान है। अगर मैं वैसे कराऊं तो फिर तो बस जस्ट डबल इसका उतना ही करके 3 है तो 9 चौक 36 कर दो अंदर। अगर सोचो अगर ये सवाल ऐसे ही होता तो 3 रूट 4 क्यों होता, 4 का 2 बाहर, ये तो 6 ही अपने आप दिख रहा है। तो ये ऐसा नहीं है सवाल, सवाल ऐसा था, करनी टाइप में था ये। अब मैं इस सवाल को करवाना अगर आपको चाहूं तो बच्चा ये इस सवाल का तरीका देख लीजिए, क्योंकि ऐसा सवाल बन सकता है एग्जाम में। 3 4 12 और 6 इनका एलसीएम, 3 4 12 और 6 का एलसीएम, जब भी ऐसा सवाल आए तो समझ जाना ये जो ऊपर छोटे छोटे से लगे होती है ना, इनका आपको एलसीएम लेना है। तो इनका एलसीएम तो सर बहुत आसान है, 12 आ गया, आ गया 12, ठीक है। अब इस 3 का इसमें भाग दीजिए, कितनी बार गया सर, 4 बार। 4 बार भाग करके तो अंदर जो है ना 4 अंक जो है इसकी पावर उतनी ही चढ़ा दीजिए। क्या 3 का भाग दिया 4 बार,
जितनी बार भाग गया अंदर वाले की पावर उतनी ही चढ़ा दीजिए। अच्छा, अब दूसरी क्या है, सर ये 4 का भाग दीजिए, क्योंकि आपने एलसीएम लिया बाहर वाली संख्याओं का। 4 का भाग दीजिए सर कितना, 3। अब 3 बार तो अंदर वाली संख्या की 3 पावर। 12 का भाग दिया 1 बार तो 245 की पावर 1। ठीक है, 6 का भाग दूंगा 2 बार और 15 की पावर 2। बच्चों अब इसको काट दो क्योंकि ये कॉमन चीज है। अब मुझे सबसे छोटा देखना क्या है। 4 की पावर 4 करूंगा तो ये आएगा 256, 256। ये 6 की पावर 3 करूंगा 216, ये 245 है ही क्योंकि इसकी 1 ही पावर है। और ये है 225। अब आप मुझे बता दो सबसे छोटा कौन सा है, फिर बड़ा कौन सा है, पूरा आप क्रम सेट कर सकते। तो भाई सबसे छोटा इन सब में ये चमक रहा है आपको। ये आया किससे है सर, 6 से। 6 किससे आया है सर, इससे। तो आपको ये उत्तर में देना है 6 के ऊपर 4 वाला, अर्थात बी ऑप्शन। क्लियर, सबको क्लियर बच्चों? ये बहुत आसान तरीका है इस सवाल को करने का। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ता हूं। 6th क्वेश्चन। बच्चों चैप्टर नहीं पढ़ा रहा हूं इसलिए थोड़ा तेज भी चल रहा हूं। अब अगर मैं 6ठे क्वेश्चन को देखूं तो इसमें इस तरह का सवाल बच्चों यूपी पुलिस में देखने को मिल सकता है। पूरे पूरे चांस रहेंगे ऐसे सवाल को भी आने के। सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस वो देता है। बच्चों अगर मैं इस सवाल को देखूं, देखो ये वाला सवाल इतना बहुत बार हल किया होगा आपने, नहीं किया है तो अभी सीख लेंगे। तो क्या इस साइड को हल कर दोगे आप? ये अलग साइड है, ये माइनस वाली साइड को पहले ही हल कर लेता हूं मैं। सर ये तो 2 पहले भाग दूंगा, ब्रैकेट वाली चीज पहले होगी तो ये 5 हो जाएगा। इन दोनों की जगह 5 लिख दूं, 5। और ये गुणा में होता है 5 इंटू 1/2, तो 5/2 कह सकता हूं। तो इस पूरे की जगह 5/2 आ गया। बस मुझे अब यही तो सॉल्व करना है, उसमें से -5/2 कर दूंगा बस। तो भाई ये कैसे सॉल्व करूं? तो बच्चा इसको सॉल्व करने का तरीका देख लो। 4 2 प्लस, जिनको नहीं पता है प्लीज एक बार देख लेंगे और आप फिर हर जगह इनको सॉल्व कर देंगे। ये जो माइनस है ना, इसको 5/2 ऐसे ही यहां रहने दीजिए। बच्चे अगर मैं इसको सॉल्व करूं ऐसे सवाल को कभी भी, तो मैं चाहूं भी तो यहां से सॉल्व नहीं कर सकता। तो इसके लिए मेरे को सबसे पहले नीचे से ही चलना पड़ेगा। तो ऊपर का छेड़ो मत, नीचे का करते रहो। तो 2 प्लस यहां तक ऐसे ही। अब मैं इसको देखूं तो 2 पंजे 10, या तो 1 मान के एलसीएम लेके, बात वही है। 2 पंजे 10, 10 में से 1 गया, 9/2। तो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, इसकी जगह क्या लिख सकते हो, 9/2। ये 9/2 है बच्चों। 5 दूनी 10, 10 में से 1 गया, 9/2। ये 2, चूंकि ये तीनों एक साथ आ गए, अब 3/9/2 उसके साथ नहीं है। आप कहो चारों तो आ गए, नहीं, इसके साथ तो भी 2 प्लस भी है। तो हमें ये तीनों एक साथ लेने हैं। तो ये तीसरे बटे का ऊपर पहुंच जाएगा, 3 दूनी 6, 6/9। तो बच्चा 2 प्लस के साथ 6/9 कर दूंगा। और 5/2 को ऐसे ही लेकर चलते रहो, ढोते रहो इसको। अब क्या फिर से इसको ऐसे हल करेंगे, 9 दूनी 18, माइनस होता है तो इसको माइनस करो, प्लस होता है तो प्लस करो। 9 दूनी 18 प्लस 6, 24/9। या 3 से काट भी सको इन्हें, वो आपकी मर्जी है, बाद में कट जाएंगे कोई बात नहीं। 9 दूनी 18 से 24/9, 1 प्लस 4 बटे क्या आ रहा है, 24/9। तो ये 9 ऊपर पहुंच जाएगा, नीचे रह जाएगा 24। समझ में आ गई बात भाई? 9 दूनी 18 से 24/9, 9 ऊपर पहुंच जाएगा, -5/2। आप काटना चाहो तो काट लीजिए, 4 से 6 बार, 3 से 2 बार, तो सॉरी 3 बार, 3 से 2 बार। तो इधर बचा 1 प्लस 3/2 -5/2, यही तो बच गया। अब भाई अब तो कुछ है ही नहीं सवाल में, सीधा 2 एलसीएम लीजिए। 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 3, और भाई ये -5। तो 5 -5 भाई 5, ये रहा ना 3 2 5, 5 -5 0/2, और 2 से काटा तो 0 ही आ गया। ये रहा आंसर, सबका आंसर 0 बहुत आराम से आ गया होगा, क्योंकि इधर भी ये साइड पूरा हल करूंगा तो 5/2 ये आ जाएगी। इन दोनों को जोड़ोगे 5/2 -5/2, 0 ऐसे भी कह सकते हो।
ठीक है बच्चों, बहुत आसान सवाल हो गया। अब मैं अगले सवाल की तरफ मूव करता हूं। क्वेश्चन नंबर 7। 7 क्या कहता है, देखो 3 अंकों की एक संख्या एबीसी है। बेटा एक नया सा सवाल दे रहा हूं आपको, और ये यूपी पुलिस जेल वार्डर में पूछा हुआ सवाल है। और बच्चों बहुत बच्चों ने गलत किया था। ये जेल वार्डर देखो ऐसे भी सवाल पूछ लेती है यूपी पुलिस, इसी भर्ती बोर्ड ने पूछा था। 3 अंकों की एक संख्या है एबीसी, जिसमें ए 100वें स्थान पर, बी 10वें स्थान पर, सी इकाई के स्थान पर है। मतलब ये जो कह रहा है कि जैसे एबीसी है ना 1 2 3, तो ए ये है, बी ये है और सी ये है। ये इकाई के हो गया, दहाई के हो गया, सैकड़ा के स्थान, 100वां स्थान, इसको ऐसे बोला है। ठीक है, चलिए मुझे नहीं पता ये अंक क्या है, पर मैंने देखा कि ये ऐसे एक अंक लिखे हुए हैं। ये 235 भी हो सकता है, मुझे नहीं पता ये कितना है। ठीक है, तो इस संख्या को एबीसी एबीसी 2 बार लिखा गया है, यानी अब इसको फिर से एबीसी लिख दो, यानी 123। तो अब संख्या क्या होगी, 1,23,123। ऐसी संख्या बना दिया इसको। अच्छा, तो फिर पुनः लिखा गया, मतलब यही तो हुआ इस बात का। तो भाई अगर एबीसी की वैल्यू आप न्यू नहीं 123 ही मानो, 235 मान सकते हो, पर तीनों अंक अलग अलग मानने पड़ेंगे। 235 235 2 बार लिखने पड़ेंगे। अब कुछ भी मान लो जो आपका मन करे। तो भाई मैं सबसे छोटे अंक की मान लेता हूं। वैसे तो मैं 111 भी मान लूं क्या, नहीं, फिर तीनों अंक बराबर हो जाएंगे। बराबर नहीं बोला, अगर बराबर होता तो ट्रिपल ए कहता वो। ठीक है ना, एबीसी बोला तो अलग अलग अंक मान लो। तो भाई सबसे बढ़िया तो फिर इन पहले 3 अंक को ही मान लेता हूं। ये मान लिया मैंने, माना, क्योंकि उसने बोला है कि 3 अंक है, भाई हमने ऐसे लिख लिया 3 अंकों की ये संख्या, खुद उसने बोला था। 2 बार लिख दिया तो 123 123 2 बार लिख दिया, तो अब ये पूर्ण एक संख्या बन गई 1,23,123। तो ये कहता है कि भैया इनको ऐसे लिख के इसे 7 11 और 13 के एलसीएम से विभाजित किया गया है, तो क्या परिणाम होगा। अब इसको जो है किससे, 7 11 और 13 का एलसीएम ले लो। बच्चा तीनों भाज्य संख्या हैं, तो एलसीएम इनकी मल्टीप्लाई आएगी। तो इनका एलसीएम तो भाई क्या आएगा, सीधा 1001 आएगा। गुणा कर लीजिएगा बच्चों, इनका एलसीएम सब जानते भी हैं, 7 11 13 की गुणा 1001 आएगी बच्चों। तो हम जो कह रहा है 1001 से इसमें डिवाइड करें तो क्या उत्तर आएगा। ओ भाई कितना आसान सवाल है ना, और देखने में लग रहा है पता नहीं क्या है, पर उत्तर भी ऐसे आ रहे हैं। चिंता मत करो, ये सारे उत्तर आएंगे 123 123। तो 1001 का जब मैं भाग दे रहा हूँगा इसमें, तो भैया ये 1200 1000, तो एक बार ही जाएगा 1001। अब मैंने इसको हटाया तो 230 बचेगा। अब 230 तो अगला अंक उतार लूंगा 2, फिर भाग दूंगा तो ये 2 बार चला जाएगा। मुझे दिख रहा है 1000 है, 2000 है, तो 2 बार ही जाएगा। 2302 तो 2 बार जाएगा तो 2002 हो जाएगा। बच्चा अगर मैं घटाऊं तो 300 बचेगा, देख लो घटा के। फिर मैं इस अंक को उतारता हूं, भाग दे रहा हूं, तो 1000 एकम तिया 3003 कट गया पूरा। कितने अचंभे की बात है। तो उत्तर क्या आया सर, 123। 123 बताओ क्या क्या माना था सर। एक तो ए माना था, 2 को बी माना था, 3 को सी माना था। तो उत्तर क्या आया, ए बी सी। ये रहा बच्चों, कितना आसान है। और जरूरी नहीं है आप 1 2 3 मानो, 2 3 5 2 3 5 मान लो, या 4 5 6 4 5 6, जो आपका मन करे उत्तर में वही आएगा। आपने 2 3 5 2 3 5 माना तो ये भी 2 3 5 आएगा। आप करके देख लेना, 1001 का भाग बिल्कुल यही आएगा। ठीक है, तो बहुत आसानी से हमने इस सवाल को निपटा लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जरा देखिए। एक पार्टी में महिलाओं और पुरुषों का अनुपात 3:2 है। तो भाई साहब महिला को फीमेल कह दूं और ये मेल कह दूं, इनका रेशो 3:2 है। इसमें अगर 20 पुरुष और आ जाते हैं, 20 मेल और आ जाते हैं, यानी ये प्लस 20 और हो जाते हैं, तो ये रेशो 2:3 2:3 हो जाएगा। मैं इसको 2 तरीके से कर सकता हूं, या तो मैं एक्स से करूं, या मैं इसको
एक तरीके से कर दूं जो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो आप चाहे जिससे भी चाहें, अगर मैं x से करूंगा तो x वाला मेथड, फर्स्ट मेथड x वाला है मेरा। फर्स्ट मेथड तो इसको ये है कि ऊपर के साथ x लगाओ, 3x फीमेल 2x मेल। तो भैया मेल में ही तो बढ़े हैं 20 आदमी, इससे दिमाग नहीं लगाना आपको ज्यादा। मेल में बढ़े, फीमेल में कुछ नहीं बढ़ा, तो ये रेशो 2:3 हो गया। बस x की वैल्यू निकाल दो तो आपको महिलाओं की संख्या मिल जाएगी 3x करते ही। तो देखो 3 तिया 9x, 2 की इधर मल्टीप्लाई करूंगा 4x और 40। 9x में से 4x घटेगा तो 5x इज इक्वल टू 40 और x इज इक्वल टू 40/5। बच्चा ये हो गया 8। अगर x की वैल्यू 8 है तो महिला कितने x है? 3x। तो महिला कितनी हो जाएंगी टोटल? सर वो तो 3x हो जाएंगी। तो 3 गुणा 8 यानी 24 महिला। ये रहा आंसर आपका, यही पूछा था। दूसरा तरीका, अगर मैं सेकंड मेथड करने लगूं इस सवाल का, तो बच्चा देख लो सेकंड मेथड भी। सेकंड मेथड में आपको मुंह जवानी ही करवा दूंगा बच्चों। अगर चूंकि बढ़ा क्या है सर? मेल बढ़ा, ध्यान दे दिया, मेल बढ़ा, तो फीमेल तो दोनों तरफ सेम होना चाहिए। तो ये फिर अलग अलग क्यों है? तो इसको सेम बनाया जाएगा। तो सेम, ये सेकंड मेथड बता रहा हूं, यहीं कर देता हूं वरना फिर वहां कंफ्यूज हो जाओगे बाद में देखोगे तो भाई ये 3-2 था ना, और ये है 2-3, तो बढ़ा क्या है 20। ये मैं सेकंड मेथड करने जा रहा हूं बच्चों। तो यहां पे मेरे को ये दोनों सेम करने हैं, ये सेम करने हैं बच्चों, सेम। तो सेम कैसे करूंगा? इधर 2 की मल्टीप्लाई, इधर 3 की, दोनों में ही होगी, दोनों में ही होगी बच्चों। तो अब आप ये बताओ कि ये 6 कर दिया, लेकिन ये भी क्या हो जाएगा बच्चों? 2 की मल्टीप्लाई तो दोनों में होगी, तो ये 4 हो जाएगा और यहां कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? तो आप देखो मेल का रेशो कितना बढ़ गया 20 आदमी के आने से, क्योंकि ये तो सेम किया है। मेल का रेशो बढ़ा सर 5 रेशो, जो बढ़त हुई है ये देखो बस 5 रेशो। और 5 रेशो किसकी वजह से बढ़ा? 20 आदमी के आने से। तो एक रेशो की वैल्यू क्या है सर? 4। 5 में 20 है तो एक में कितना है? 4। अब महिलाएं, महिलाएं जो है नए रेशो के हिसाब से देखूंगा मैं, क्योंकि सब कुछ नए के हिसाब से ही तो चल रहा है, 20 नए में ही तो आए हैं। तो भैया महिलाओं का रेशो कितना है? 6 रेशो। कहीं से भी देख लो आप, 6 रेशो है ना। तो महिला कितनी हो गई? जब एक रेशो में 4 है, महिला है 6 रेशो, तो 6 गुणा 4 24 महिला। ये हमारा सेकंड मेथड है। आपको जैसे अच्छा लगे वैसे कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ये 9th क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों? एक बार जरा देखेंगे। अपने पशुओं को चराने के लिए, ये पार्टनरशिप से क्वेश्चन आ गया है। एक्स और वाई ने घास के मैदान को 300 रुपए पर पट्टे पर लिया, किराए पर लिया। यदि एक्स ने पशुओं को 5 सप्ताह चराया, 10 पशुओं को, इसके पास 10 पशु हैं, एक्स के पास और वाई के पास। एक्स के पास 10 पशु हैं और इसने 10 पशुओं को 5 सप्ताह तक चराया। 10 10 10 10 हर सप्ताह लाता रहा तो 50 पशु चर गए उसके, अगर मैं ऐसे देखूं तो। और दूसरे वाले ने 15 पशुओं को 7 सप्ताह तक चराया। तो इसने तो चराए मान लीजिए 50 और इसने चराए 105। तो अब जो पैसा बटना चाहिए, किराया बटना चाहिए, वो इस रेशो में बटना चाहिए कि नहीं? बताओ आप। बिल्कुल इसी रेशो में बटना चाहिए। तो आपस में किस अनुपात में किराया बटना चाहिए, यही आप उसने पूछा है। 300 को बांट के नहीं पूछा, पूछा किस रेशो में 300 रुपए को बांटे। तो रेशो ये होगा बच्चों, अगर मैं इसको 5 से काट दूं तो 10, 5 से काट दूं तो 21। ये हमारा इसका आंसर है। बहुत आसान है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तैयारी करते हैं, 10वां। ये एवरेज से क्वेश्चन आ गया बच्चों। तो अगर हम इस सवाल को देखें तो सोमवार, बुधवार और शुक्रवार, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार का तापमान, यानी मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे का औसत तापमान 41 है, एवरेज। तो आपको एवरेज में इतना पता होगा, अगर एवरेज इतना है
तो टोटल होगा 123। 41 दिया। अगर ये 4 दिन का एवरेज होता तो 4 की गुणा करता, तो 123 डिग्री तीनों दिन का टोटल तापमान ये रहा होगा। अगर मैं बच्चों आगे देखूं, बुधवार यानी वेडनेसडे, आगे थर्सडे और उससे आगे फ्राइडे, अगर इन तीनों दिन का देखूं तो 42 इंटू 3 यानी 126 डिग्री। बहुत बढ़िया। यदि बृहस्पति का तापमान सेपरेट दिया है बच्चों, बहुत बढ़िया, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। मैं आपको एक तरीका बता दे रहा हूं कि बच्चा यहां पर दिया है इसने बृहस्पतिवार का तापमान। अगर मैं इस बृहस्पतिवार के 43 डिग्री को इसमें से घटा दूं, किस किस का बचेगा? सर वेडनेसडे और फ्राइडे का आ जाएगा। जैसे ही मैं 126 में से 43 घटाऊंगा, आ जाएगा कि नहीं? बस एक बार हाँ करो भाई। 126 तीनों दिन का है। अगर मैं थर्सडे का माइनस कर दूं तो वेडनेसडे और फ्राइडे का ही तो बचेगा टोटल। तो बच्चा ये कितना बचेगा? अगर मैं इसको देखूं तो 6 में से 3 गया 3, 12 में से 4 गया 8, 83 डिग्री। ये किन 2 दिन का है? सर इन 2 दिन का। तो भाई इन तीनों के तापमान में से अगर मैं इन दोनों का वेडनेसडे और फ्राइडे का टोटल 83 है, दोनों का टोटल 83 है, इसको उसमें से घटा दूं तो किसका आ जाएगा? सर मंडे का। मंडे का ही पूछा है। तो बच्चा मंडे का टेम्परेचर जो होगा वो होगा 123 माइनस 83। तो बच्चा ये बचेगा 17 23 40, 40 डिग्री सेंटीग्रेड। बहुत आसानी से आपका आंसर। इसको मैं एक तो ऐसे तरीके से कर सकता हूं, दूसरा इसका तरीका बहुत आसानी से एक और बता सकता हूं। वो कैसे? देखिए सेकंड मेथड, जिसमें आपको पेन ही नहीं उठाना पड़ेगा, मुंह जवानी कर दोगे इसको। कैसे? सर 123 है जब ये 3 दिन है, और ये 3 दिन है तो 126 है, तो ये 3 ज्यादा क्यों आ रहा है? 3 डिग्री का अंतर क्यों आ रहा है? क्योंकि सर वेडनेसडे और फ्राइडे तो यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है। वेडनेसडे फ्राइडे दोनों जगह सेम रहे होंगे। ऊपर चूंकि मंडे, एन लिख दो बच्चा इसको, चूंकि ऊपर मंडे जुड़ा नीचे थर्सडे जुड़ा, तो ये जो अंतर है ना 3 डिग्री का, ये मंडे और थर्सडे में है सिर्फ। यानी मंडे और थर्सडे में 3 दिन का अंतर है। कौन सा 3 ज्यादा है? जिसका योग 3 ज्यादा आ रहा है। सर थर्सडे 3 ज्यादा है। थर्सडे अगर इनके साथ जुड़ता है 126, मंडे इनके साथ जुड़ता है 123, ज्यादा कौन सा हुआ? जिससे ज्यादा आया। तो 3 ज्यादा कौन है? थर्सडे। अगर थर्सडे 43 है और ये मंडे से 3 ज्यादा है, तो भैया मंडे क्या हो जाएगा? 43 है ना, और ये मंडे से 3 ज्यादा है, तो मंडे तो 40 बचाना बच्चों। ऐसे सीधा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों ये रहा आपके सामने, 11वां। प्रथम 3 संख्याओं का एवरेज चौथी संख्या का 2 गुना है। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है बच्चों। पहली 3 संख्याओं का एवरेज चौथी का 2 गुना है। तो चारों संख्याओं का औसत अगर 12 हो तो भैया चारों का योग बता दो पहले तो। चारों का अगर औसत 12 है तो योग सम क्या होगा? 4 गुना 12 यानी बच्चा 48। सम 48 होगा पक्का? जी हाँ। अब बच्चों वो कहता है कि प्रथम 3 संख्याओं का औसत, तो प्रथम 3 का योग, मैं योग को देखूंगा, चौथी संख्या से 2 गुना है। तो चौथी संख्या से दुगुना है। चौथी अगर 1 है तो ये दुगुना है प्रथम 3 का, लेकिन ये औसत है दुगुना। बच्चा औसत एवरेज है दुगुना, तो इससे दुगुना एवरेज है, लेकिन मुझे योग चाहिए, योग। तो योग के लिए क्या करूंगा? क्योंकि ये 3 का योग है तो 3 की इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा योग लाने के लिए। बस उत्तर 6:1। 3 का औसत तो दुगुना था भैया, इनसे दुगुना, ये बोला ना दुगुना, तो चौथी को 1 मानूं तो औसत तो दुगुना है। लेकिन जब मुझे पता 3 का औसत 2 है तो योग क्या होगा? 2 गुना 3 तो 6। तो 6 और 1 का औसत है योग में और चौथी संख्या में अनुपात जो है। समझ में आ गई?
और अगर मैं इन चारों का योग करूं तो 6 रेशो इसके पास है 3 के योग में, और चौथी एक रेशो है, तो 7 रेशो की वैल्यू। तो भैया इनका योग करूं तो योग है चारों का 48। 48। तो भैया चौथी संख्या पूछी, यानी एक रेशो की वैल्यू पूछी है, तो 48/7। क्योंकि चौथी संख्या का रेशो सिर्फ एक है, तो एक रेशो की वैल्यू 48 है, तो यही चौथी संख्या होगी, यही चौथी होगी। ये आपका आंसर है इस सवाल का, 48/7। चलो बहुत बढ़िया बच्चे, इसको बस इसको ये क्रिटिकल बात जिसने समझ ली ना, वो इस सवाल को छोड़ेगा नहीं। जिसको इस बात को समझने में दिक्कत हुई है, उसके लिए सवाल थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। बाकी एक्स से भी कर सकते हो, मैंने इसको थोड़ा छोटा करने की कोशिश की, एक्स से बचाया है बस आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वां सवाल क्या है भाई। कोई चीज अगर आपको नहीं समझ आ रही है ना, तो चिंतित होने की जरूरत नहीं है, उसको एक बार दोबारा सुनना कि मैंने क्या बोला है। मैंने हर वो पॉइंट बोला है जहां बच्चे को समझने में दिक्कत आती है। ठीक है, अब मैं 12वें क्वेश्चन को करवाऊं, तो किसी कर्मचारी का वेतन पहले 50% बढ़ जाता है और फिर उसके बाद 44% घट जाता है। जब भी ऐसा सवाल बने ना, पहले बढ़ा इतना परसेंट, फिर उतने परसेंट कम हो गया। तो जब आप औसत को पहले ये मान लीजिए 100 था, उसका वेतन मैंने 100 मान लिया, पहले उसका बढ़ा 150 हो गया, फिर उसका 44% घट गया, तो घट गया 100 में से ही घटाइए, क्योंकि 100 पे 50 बढ़ा तो 150 हो गया। अब 100 में से 44 कम हो गया, तो 100 में से 44 कम होगा तो कितना आएगा बच्चों, 56। ये 44% कम का नतीजा है और ये 50% बढ़त का नतीजा है, बढ़त का। ये बढ़ा तो 100 से, कम भी हुआ तो 100 से, और नीचे बेटा 100 ही कर दीजिए बस। अब काट पीट लीजिए, जीरो हर जगह हर सवाल में यही काम कर जाएगा। 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 2 से काटू तो 28, 28 तिया 84। तो हमारा वेतन कितना था, 100। अब क्या आ गया, 84। हुआ ऐसा था 50 बढ़ा 44 घटा, तो बच्चों को लगेगा 6 बढ़त रहेगा ये, अब भी ऐसे नहीं करते, दिखने में लगेगा 6 बढ़त है। ओवरऑल क्या हुआ, 100 वेतन था, अब वेतन ये हो गया, तो क्या हुआ ओवरऑल, सर कमी आई। कितनी कमी आई सर, 100 में से 84 घटा के देख लो। तो चूंकि 100 इसलिए ही माना ताकि सीधा परसेंट कह सकूं, 16% कमी। अगर ये आता 110, मैं कहता 10% बढ़त, आता 105, 5% बढ़त, ये आता 92, 8% कमी, 84 आया है तो 16% कमी। तो भाई ये रहा उत्तर। चलिए नेक्स्ट, यह आप एक फॉर्मूला भी लगाते हैं यहां पर, x प्लस वाई, x गुणा वाई बटे 100। ये एक फॉर्मूला भी है इस सवाल को करने का। बढ़त को प्लस में रखो, कमी को माइनस में रखो, और भैया फिर 50 गुणा माइनस के 44 बटे 100। आप इस सवाल को ऐसे भी कर सकते थे, 50 दूनी 100, दो, ये सेकंड मेथड है बच्चों। और 2 से इसको काटूंगा तो 22 बार, और बच्चा 50 में से 44 गया 6, और वो माइनस के 22, तो माइनस के 16, और -16 आया तो 16% कमी। अब चाहे तो ऐसे भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13। नेक्स्ट बच्चों, ऐसे सवाल यूपी पुलिस में अक्सर आपको देखने को मिल सकते हैं। परसेंटेज का रोल थोड़ा सा इस तरह से भी आ सकता है, जैसे 800 है, 800 के 75%, के या का जब भी बोलेगा मतलब गुणा, 75%, परसेंट का निशान जब भी हटाना है अपॉन में 100, फिर इसका 120%, परसेंट हटाना है फिर बटे में 100, इसका 40%, 40 बटे 100, परसेंट हटाना है बटे 100 लगाना है, सीधा डबल जीरो से डबल जीरो, 2 जीरो ये कट गई, 25 तिया 75, 25 चौके 100, 4 से काटू तो 2 बार, नीचे कुछ नहीं बचा, गुणा कर लो। 3 दूनी 6 चौक 24 की 12 में गुणा करूंगा, 12 चौक 48, 12 दूनी 24 और 4 28, 288, जहां भी होगा हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेशन तो कर सकते हो ना बच्चों।
नेक्स्ट, मुझसे फास्ट हो आप कैलकुलेशन में, आपके उत्तर मुझसे पहले आ रहे हैं। 20% लाभ पर बेचे जाने वाले 10 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कहते हैं सीपी को बच्चों। 20% लाभ पर कोई चीज बेची गई है, 10 मीटर का कपड़ा है, उसका क्रय मूल्य 360 रुपया है। ध्यान देना बच्चों कि भैया 10 मीटर कपड़े का है तो 1 मीटर कपड़े का क्या होगा, 1 मीटर का, जब 10 का ये रेट है तो 1 मीटर 360 बटे 10 का। 1 मीटर का निकाल रहा हूं, वैसे जरूरत भी नहीं है पर मैं निकाल लेता हूं, 36 रुपए, ये 1 मीटर का आ गया। अब चूंकि इसको, अब ये सीपी है बच्चों, क्रय मूल्य, अब इसको बेचना 20% लाभ पर, तो 20% लाभ के लिए आप 120 बटे 100 कर दिया करो, या बहुत सारे बच्चे भिन्न बना के करते होंगे, तो 20% लाभ को वो 1/5, तो लाभ है तो 6/5 करते होगे, बात वही है, 20 से काटोगे 6/5 ही है। ठीक है, आपकी मर्जी है जैसे भी करना चाहो। तो बच्चा अगर मैं देखूं तो 2 छिक्के और 2 पंजे, तो ये मेरे को मिला 216/5, ऐसा ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये लेकिन 1 मीटर कपड़े का विक्री मूल्य है, हमें 20 मीटर कपड़े का बिक्री, बेटा ये तो खरीद थी 1 मीटर की, अब ये सेलिंग प्राइस है क्योंकि मैंने प्रॉफिट पे बेच दिया इसको, इतना प्रॉफिट लेके, पूरा पूरा नहीं आ रहा कोई बात नहीं, लेकिन ये 1 मीटर का दाम है क्योंकि 1 मीटर कपड़े पे कर रहा हूं सारा काम। अब मुझे चूंकि 20 मीटर कपड़े का देखना है तो इसमें 20 मीटर की गुणा कर दीजिए, 216/5 गुणा 20, बच्चा ये 4 बार 216 चौका, तो भैया ये 864 रुपया उत्तर आपका ये रहा। जैसे आपको करना है वैसे कर दीजिए, आपके अपने अपने तरीके हो सकते हैं अलग अलग। 15वें सवाल को ले लेते हैं फटाफट, तो फिर नवीन सर आपका इंतजार कर रहे होंगे। एक वस्तु 2500 रुपए में खरीदी गई, दुकानदार इसकी कीमत पर 12% की छूट की अनुमति देता है। 2500 रुपए में खरीदी गई, 12% की अनुमति देता है, छूट ले जाओ जी ले जाओ। 2500 में खरीदी है दुकानदार ने, आपने नहीं, 12% की छूट ले जाओ, फिर भी 10% का लाभ कमा जाता है, छूट भी दे रहा है लाभ भी कमा रहा है। भाई साहब अंकित कीमत, अब इसका मतलब वस्तु पे अंकित मूल्य बहुत सारा डाल रखा है उसने, जैसे मैं किताब पे प्रिंट रेट है ना, वो छूट भी देता है लाभ भी कमा जाता है, फिर भी कमाता होगा ना लाभ। मान लो कोई आपको रोजगार विद्यांकित की बुक है, उस पर 300 MRP, वैसे बहुत कम बुक पे हमारी पे 300 MRP है, 300 MRP डला हुआ है, तो वो छूट भी देता होगा आपको दुकानदार 20% की छूट, तो क्या वो नुकसान में बेच रहा है, क्या वो अपनी खरीद पे दे रहा है, नहीं, फिर भी तो लाभ कमा रहा होगा, वो भी बैठा सुबह से शाम तक, तो इसका मतलब अंकित मूल्य बहुत ज्यादा रहता होगा। तो भैया जब भी 12% की छूट दे रहा है तो 100 की चीज 88 में दे रहा है, आप ऐसे समझिए, और 10% लाभ कमा रहा है, यानी 100 की चीज को देकर के 110 कमा रहा है। और दोनों ही केस में दुकानदार को, भैया इसका मतलब है 2500 में अगर दुकानदार ला रहा है, अपनी खरीद है उसकी, वो छूट देना चाहता है आपको, तो इसका मतलब इस पे थोड़ा सा और बढ़ाना पड़ेगा, उसको छूट देनी है तो छूट इस रेट पे दी जाएगी। यानी बच्चों बड़ी संख्या ऊपर, क्योंकि मुझे ज्यादा मूल्य करना पड़ेगा, अगर मुझे छूट देनी है ज्यादा की गुणा करनी पड़ेगी। और बच्चा अगर 10% लाभ कमाना है तो मुझे और मूल्य ज्यादा डालना पड़ेगा, तो इनमें ज्यादा क्या है 110/100, तो ज्यादा करना है तो ऊपर ज्यादा बड़ी संख्या रखनी होगी उन दोनों में से, इन दोनों में बड़ी जो बड़ी है वो ऊपर, बस उत्तर ले आओगे। ये सीधा सीधा एक लाइन में आपका आंसर आ रहा होगा। 11 से 10 बार, 11 से 8 बार, और 8 से ये कट जाता होगा, नहीं कटता तो 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 4 से काट सकता हूं, 4 छिंगे 24, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 5 से काट दूंगा 625, पंजे 3125। ये रहा मेरा आंसर इस सवाल का। नेक्स्ट, चलिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं। 16वां क्या कहता है, 9675 के कर्ज को 5% साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में समान वार्षिक किस्तों में चुकाया जाता है। प्रत्येक किस्त का मान बताओ। जब भी ये साधारण ब्याज की किस्त का, एसआई की किस्त हो, साधारण सिंपल इंटरेस्ट की किस्त वाला सवाल हो, आंख मीच के बस एक काम कर देना बच्चों कि पहली किस्त 100 माननी है, अगला चूंकि 5% ब्याज लग गया 105, दूसरे साल की टोटल कितनी किस्त है 4,
तीसरे साल के लिए 5 और बढ़ा दो, चौथे साल के लिए और 5 बढ़ा दो, 115। ये परसेंट लिख दो। कर्जा जो है ना, इतने परसेंट वैल्यू है वो कर्जे की, 9675। ये जो कर्ज है ना, इतना परसेंट का मान है। आपको मान निकालना राशि का, राशि हमेशा 100% होती है, 100% की वैल्यू निकाल लो। तो बच्चा कभी भी ऐसा सवाल आए किस्तों का, तो आपको बस ये करना है। 100%, 105%, 110, 115 टोटल मिला के बता दो। 400, 405, 425, 425 और 15, 440। 440% की वैल्यू 9675 है। मुझे 100% की लानी है, तो पहले 1% ले आऊं, ये रहा सर 440 को नीचे कर दूंगा। मुझे 100 की लानी है तो 100 की मल्टीप्लाई कर दूंगा, 0 से 0 काट दो। और बच्चा जो काट सकते हो काट दो, 11 से जरूर कट रहा होगा। 11 अट्ठे 88, क्योंकि नीचे 11 से ही कट रहा है इसलिए। 11 अट्ठे 88, 8 बचा, 11 सत्ते 77, फिर बचेगा 10, 105 नहीं, कुछ तो गड़बड़ हो रही है। क्या मैंने 15, 5, 20 और 10, 30, क्या मैंने सही जोड़ा है ना? 15, 10, 25 और 5, 30। यार 430 आना चाहिए। देखो बच्चों, ये शायद 430 आएगा, मैं जल्दी में गलती कर गया हूँ। 430% है ये, 430, हाँ बिल्कुल सही। तो 1% और 100%, 1% की वैल्यू 9675 बटे 430, और चूंकि 100 की लानी है तो 100% इज इक्वल टू 100% इज इक्वल टू इंटू 100। 0 से 0, 43 से कट रहा होगा पूरा पूरा। 43 दूनी 86, 10, 107, 43 दूनी 86, 21, 43 पंजे, तो 225 गुणा 10, 2250 रुपया उत्तर ये रहा सीधा। तो साधारण ब्याज की किस्त भी अब एक झटके में हो जाएगी बच्चों। आपसे कहीं भी साधारण ब्याज की किस्त का सवाल मिले, सीधा सीधा ऐसे करना है। टाइम अप होने वाला है, तो बच्चों मैं क्लास जल्दी से खत्म करने की ओर बढ़ रहा हूं। 17वां क्वेश्चन है, चक्रवृद्धि ब्याज का एक निश्चित दर पर निवेश किया जा रहा है। 2 साल बाद परिपक्व होने पर वह निवेशित राशि 1.21 गुना हो जाती है, तो ब्याज की दर बताओ। जब भी चक्रवृद्धि ब्याज में सीआई की कभी भी आपसे दर पूछेगा, तो आपको 2 चीज सबसे पहले करनी है, मिश्रधन बटे मूलधन। जब भी दर पूछे एक ही काम करना, जो समय है, समय कितना है 2 साल, अगर समय 3 साल हो तो वर्गमूल घनमूल, और 2 वर्ष है तो वर्गमूल, 2 तो वर्गमूल ही हो गया, और बाद में -1 गुणा 100। हर जगह ये उत्तर आपका दर का काम करेगा। बच्चों मिश्रधन क्या है, कह रहा है 1.21 गुना हो जाता है, तो भैया मिश्रधन 1.21 है, कोई धन हो गया गुना, तो 1 का ही होगा, कोई भी गुना होगा। भाई 1 है, दुगुना कहता तो 2 मानता और 1 मानता, लेकिन 1.21 गुना का है तो 1.21 1 मान लिया, -1 और बाद में गुणा 100, सॉरी -1 भी बाद में करना है। तो भाई पहले तो आप क्या करो, इसका क्या निकाल लो, वर्गमूल। 1.21 का 1.1, नीचे 1 का भाग 2 या मत दो, कोई दिक्कत नहीं है, और गुणा 100, ये 0.1 गुणा 100, और अगर इसको करूंगा तो 0.1 से 10, 0, 10% दर, ये रहा आपका आंसर। चलिए, बहुत थोड़ा सा जल्दी में हूं, इसलिए मैं बहुत ज्यादा समझा नहीं पा रहा हूं, क्योंकि अब टाइम ओवर हो चुका है। वैसे मैंने आपको ये जो फॉर्मूला लिखा है ना, दर का हर जगह काम कर जाएगा। अगर घनमूल हो तो 3 गुना, जब भी ये कहे ना राशि इतने गुना हो रही है, तो आप सीधा ये लगा देना, और जहां भी मिश्रधन मूलधन दोनों दिया हो, हर जगह ये दर का लग जाएगा। इसको ट्रिक कहिए, फॉर्मूला कहिए, कुछ भी कहिए। बच्चों 18वां सवाल है आपका औसत गति का, एवरेज स्पीड का। तो एक ही बात याद रखना है, एवरेज स्पीड में कुल दूरी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी कितनी है सर, 120 किलोमीटर 60 की स्पीड से, 120 किलोमीटर 80 की स्पीड से, तो 120 प्लस 120, दूरी तो ये हो गई, क्योंकि ये दूरी है दोनों में। समय कितना होगा सर, समय होता है 120 किलोमीटर को 60 की स्पीड से, तो 2 घंटे नहीं लगेंगे।
120 किलोमीटर को 80 की स्पीड से 1.5 घंटा नहीं लगेगा। तो टाइम क्या हो गया, 2 + 1.5। तो बच्चा ऊपर 240, नीचे 3.5, पॉइंट हटाओ 0, और मैं काटूं तो 5 सत्ते 5 चौके 20, 480, 480 में 7 का भाग दोगे, 7 छिंगे 42, 68.5, नहीं 7 छिंगे 42, 6 7 8 56, सही है, 68.57 उत्तर। बहुत बढ़िया। और ये 19वां सवाल टाइम एंड वर्क का है बच्चों। ए और बी 12 दिन में किसी काम को कर सकते हैं, तो A + B 12, B + C इस काम को 16 दिन में कर सकते हैं, तो 16, और C और A मिलके इस काम को 24 दिन में कर सकते हैं। यहां पर अगर मैंने देखा तो 48 ये टोटल वर्क आ जाता है बच्चों। एक दिन का काम एक दिन में कितना करेंगे, सोचो। 48 वर्क, इनका एलसीएम, तो 12 चौके 48, 16 × 48, 24 दूनी 48। एक दिन में कोई इतने इतने खंबे लगाता है, लेकिन ये भी 2-2 लोगों से मिलकर लग रहे हैं इतने भी। अब मुझसे पूछा है तीनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे, तो भैया ये 4 3 7 2 जो 9 खंबे लग रहे हैं ना, ये तब लग रहे हैं जब ए भी 2 बार कर रहा है, बी भी 2 बार कर रहा है, सी भी 2 बार कर रहा है, तब 9 खंबे लगते हैं। लेकिन अगर ये एक एक बार करें तो 9/2 खंबे यानी 4.5 ही काम होगा एक दिन में। और काम कितना है, 48। तो कितना समय लग जाएगा इस 48 को करने में। अगर ये तीनों मिलके करें तो ये काम करना पड़ेगा ऐसे, 0 लगा ली बच्चों। और अगर इसको काटोगे तो 10 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। 5 से 9 बार, 5 8 5 निम्मा 45, 5 छिंगे 30, 96/9, और मैं भाग दूंगा तो 10.6 बचा, 9 छिक्के 54, 10.6 कुछ आएगा। ये रहा आंसर। और बच्चा लास्ट क्वेश्चन बच रहा है, इसके लिए टाइम नहीं है, आप ही कर लेना, वैसे कुछ है नहीं। 5x आप उसकी क्या मानो, लंबाई वैसे कम नहीं हो सकती पर उसने दी है तो भाई कोई बात नहीं। और चौड़ाई 6x यानी ब्रीथ हो गई, और ये उनके क्षेत्रफल का है, तो भैया L × B क्षेत्रफल होता है, वो 6750 है। 5x × 6x, वैसे सवाल ही गलत है क्योंकि लंबाई कभी कम नहीं हो सकती चौड़ाई से, तो 6750 हो गया। 30x² = 6750। काट दूं तो 3 से कितनी बार, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, तो x की वैल्यू 15 हो जाएगी बच्चों। L कितना आ गया, 15 × 5, 5 × 15 बच्चा 75 मीटर तो L आ गई। और पूछा आयत की लंबाई और क्षेत्रफल का अनुपात, और क्षेत्रफल मुझे 6750 पता ही है, ये एरिया। तो इन दोनों का रेशो पूछा है, 25 × 75, 3 से कटेगा नहीं, 75 से ही कट रहा है, कोई बात नहीं। 25 दूनी 50, 25 7 175, 3 से 90 बार, ऊपर 1 नीचे 90, ये रहा आंसर। चलिए बहुत बढ़िया, और आज का काम हम यहीं फिनिश करते हैं। 20 क्वेश्चंस हमने देख लिए हैं। थोड़ा लास्ट में तेजी हो गई क्योंकि अगली क्लास लगातार लगी हुई है। धन्यवाद बच्चों, नमस्कार।